तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हम वर्तमान पैटर्न पर आधारित मैथ्स के बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं और ये प्रश्न सभी टॉपिक्स पर होंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है क्योंकि वर्तमान में इसी पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाके तुरंत जाइए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे वर्तमान पैटर्न पर आधारित यहाँ पर प्रश्न है। प्रश्नों का पैटर्न अगर मैं दिखाऊं तो देख सकते हैं सब सही जोड़ी मिलाओ से प्रश्न है, फुट वाले प्रश्न है, ठीक है, नॉर्मल प्रश्न भी है। तो अगर आपसे एग्जाम में किसी भी टाइप से किसी भी पैटर्न में प्रश्न बनता है तो यहाँ पर से इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा आप उसके लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल पर मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, और मैं बोल रहा हूँ जब पसंद आए तभी आप लाइक कीजिएगा, और अगर लाइक कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, तभी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, चलिए इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को भी आप जरूर देखें, वो भी बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। तो प्रश्न पहला कहता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ये 9 से विभाज्यता का नियम है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई भी संख्या लेता हूँ 72। तो ये कहता है कि यदि इन संख्याओं को मैं आपस में जोड़ दूं तो अगर वे संख्या, तो देखिए इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा 7 धन 9। और अगर इस संख्या को मैं 9 से भाग दे दूं और फिर ये संख्या 9 से पूर्णतः अगर भाग चली जाती है, इसका मतलब ये है कि वो जो संख्या है वो भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। तो देखिए 72 भी 9 से भाग जाएगा ना, पूरा जाएगा जी, 9 8 72। ठीक है, तो अभिकथन तो पूर्णतः सत्य है। दूसरा देखते हैं, कारण है किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने पर जो भी शेषफल आता है वही शेषफल उसके अंकों के योग को 9 से विभाजित करने पर आता है। एक एक पार्ट में समझिए, ये चीजें टफ नहीं होती, बस आपको समझना होता है। तो देखिए कोई भी संख्या अगर मैं ले लेता हूं, जैसे 83 लेता हूं, ठीक है। अब 83 को जब मैं 9 से भाग देता हूं तो मुझे कितना शेषफल मिलेगा, 9 या 81, तो 2 मुझे शेषफल मिलेगा। ठीक है, तो वही शेषफल जब मैं इन संख्याओं को जोड़ दूंगा ना, तो 8 और 3 को जोड़ दीजिए भाई, तो कितना हो जाएगा 11। तो जोड़ने पर जब इसको भी मैं 9 से भाग दूंगा ना, तो इसमें भी शेषफल मुझे 2 ही मिलेगा। चलिए देख लेते हैं, तो 9 1 कम 9, ये 9 1 कम 9, और कितना मिला 2 शेषफल। इसका मतलब पहले भी 2 शेषफल मिला था और अभी भी 2 शेषफल यहाँ पर मिल रहा है। तो यही 9 की विभाज्यता का नियम। और साथ ही साथ दोस्तों, कभी भी एक ही 9 की विभाज्यता के नियम या फिर किसी एक नियम को 2 भागों में बांटकर कथन और कारण के रूप में लिखा जाता है ना, तो हमेशा हमेशा ये दोनों सत्य होते हैं और ये कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाओ से, और ये देख सकते हैं आप वर्गमूल घनमूल से प्रश्न है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है 0.0016 का वर्गमूल हमको निकालना। तो कभी भी दशमलव के बाद हमको वर्गमूल निकालना है तो हमको क्या करना होता है, जोड़ी बनानी होती है। तो देखिए यहाँ पर कितनी जोड़ी है, 1 और 2। ठीक है, तो 2 जोड़ी है, इसका मतलब दशमलव के बाद कितनी संख्या आएंगी, 2 संख्या है। तो देखिए यहाँ पर कर दीजिए 0 पॉइंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 संख्या और 2 संख्या। तो बताइए 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 4 होगा। और यहाँ पर एक संख्या हमको लिखनी ही है और सामने तो कुछ संख्या है नहीं, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, 0। तो 0.04 हमारा इसका वर्गमूल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए दूसरे में बी में दिया है, यहाँ पर हमको घनमूल निकालना है। देखिए 3 लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब होता है घनमूल। तो 0.00027 का घनमूल क्या होगा। तो जब भी आप घनमूल निकालेंगे तो हम 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर से देखिए, एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, 3 संख्या के कितने जोड़े बने, 2 जोड़े। तो जाहिर सी बात है, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या आएंगी, इसमें भी 1 और 2, क्योंकि 2 जोड़े यहाँ पर मिल रहे हैं। 3 जोड़े मिलते हैं तो 3 संख्या लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो बताइए 27 का घनमूल कितना होगा। तो 27 का घनमूल किसका घनमूल है भाई, ये 3 का घनमूल है। इसका मतलब जब मैं 3 को 3 बार गुणा करता हूं तो कितना आएगा, 27 आएगा। तो यहाँ पर 3 आ गया भैया। अब सामने में कुछ तो लिखना होगा, तो ये होगा 0। तो 0.03, तो इसका घनमूल हो जाएगा 0.03 में आ गया। यहीं पर से आप इसका आंसर दे सकते थे, लेकिन मैं पूर्णतः आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। अब देखिए भैया, यहाँ पर 0.2 का स्क्वायर है। तो देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है,
तो दोस्तों ये हो जाएगी जस्ट डबल। जस्ट डबल, जब वर्गमूल निकालते थे तो आधी करते थे, अभी क्या करेंगे हम जस्ट डबल, क्योंकि यहाँ पर वर्ग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 0 यहाँ पर एक संख्या है, तो यहाँ पर कितनी संख्या आ जाएंगी, जस्ट डबल 2 संख्या आ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4, तो सीधा हो जाएगा 0.04। ठीक है, यहाँ पर दो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 0.04 के, बाई मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर इसका भी आंसर 0.04 होगा। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल निकालना है हमको, तो वर्गमूल निकालना है तो 2 संख्या का क्या हो जाता है, एक संख्या, 2 संख्या का क्या हो जाएगा, एक संख्या, मतलब आधी हो जाती है, और घनमूल में 1/3 हो जाती है। ठीक है, तो देखिए 0 पॉइंट, यहाँ पर 2 संख्या है, एक जोड़ी मिल रहा है, मतलब क्या है, एक ही संख्या आएगा, तो हमारा हो जाएगा 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 0.4। 0.4 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाय मिस्टेक क्या है, ऑप्शन सेम सेम हो गए हैं, है ना, तो यहाँ पर आपको विलोपित देखने को मिलेगा ये प्रश्न, क्योंकि 2 में ऑप्शन सेम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन 100% करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन सत्य है। ठीक है, दिया है 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। तो देखिए 2 क्रमागत अभाज्य संख्या जैसे हम ले लेते हैं, कोई अभाज्य संख्या कौन सी है, एक अभाज्य संख्या है 3, दूसरी अभाज्य संख्या क्या है 5। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल खुद से और 1 से भाग जाती, ठीक है, और किसी से भाग नहीं। चलिए, तो 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है, तो 3 और 5 का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, हमेशा क्या हो जाएगा, एक ही होगा, क्योंकि वे स्वयं और सिर्फ 1 से भाग जाती हैं, तो ये तो 100% सही है। दूसरा देखते हैं, 2 सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सह अभाज्य संख्या का ही डेफिनेशन ये होता है कि जिसका HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक 1 होता है। जैसे मैं लेता हूं 4 और 5 को, अगर मैं इन दोनों का HCF निकालूं, महत्तम समापवर्तक निकालूं, तो ये मुझे कितना मिलेगा। तो सह अभाज्य संख्या होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वे हमेशा अभाज्य संख्या हो, क्योंकि अभाज्य संख्या देखिए 4 क्या अभाज्य संख्या है नहीं, लेकिन 4 और 5 सह अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका HCF 1 होता है। देखिए ये प्रैक्टिस सेट इसलिए मैं लेकर आ रहा हूं क्योंकि आपका सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। मेरा मोटिव सिर्फ इसको जल्दी जल्दी करा के निकलना नहीं है, मेरा मोटिव है कि अगर आप इसको पढ़ रहे हैं इसका मतलब आपका इसके पीछे का जितना भी कॉन्सेप्ट है ना वो 100% क्लियर हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखेगा कमेंट में शानदार, ठीक है, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक बटन भी आप दबा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर बोल रहा है 2 सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होते हैं। देखिए 2 सह अभाज्य संख्या मिल गई मुझे 4 और 5, अब इनका अगर एलसीएम निकालना है तो सीधा मैं क्या कर दूंगा, 4 पंचे 20, तो गुणनफल करूंगा तो सीधा मुझे क्या मिल जाएगा, इसका एलसीएम। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने इसे बताया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर भी करेक्ट है। अब देखिए एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या, बहुत ही गुड, बहुत ही अच्छा है। तो एक दोस्तों ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 है, ये भी आपको याद। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए डी में वही आ गया, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 4 है। नहीं दोस्तों, मैंने अभी बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, और साथ ही साथ सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है। देखिए 2 एक सम संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ABCD सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जब ये देखिए 7 का घात 2024 है, 7 का घात 2023 धन 7 का घात 2022 तो अगर मैं 57 से विभाजित करता हूं ना तो शेषफल क्या होगा, ये मुझे बता। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, अगर मैं देखूं इसको लिख लेता हूं, तो देखिए इन सभी में कॉमन क्या है। तो दोस्तों अगर आपको कॉमन निकालना नहीं आ रहा है तो सीधा मैं ट्रिक बताता हूं, क्या कि जो सबसे छोटी घात वाली संख्या है ना उसको निकाल लो। तो सबसे छोटी घात क्या है, 2022 है ना, तो इसको निकाल लेते हैं। तो 7 का घात 2022, इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो बचेगा क्या भाई, यहाँ पर क्या 22 निकल गया तो कितना बचा, 24 में से 2 बस बचा, तो 7 का वर्ग बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 22 निकला तो 1 बचेगा, तो 7 का क्या हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पर तो पूरा निकल गया तो ये बचेगा 7 का घात 0। ठीक है, ये चीज याद रखना आप। अब देखिए
अगर 7 का घात 2022 इसको बाहर में ही रखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं तो ये 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 7 धन, अब ये क्या 0 होगा। तो दोस्तों किसी भी संख्या का अगर घात शून्य है ना तो हमेशा वो क्या होता है 1 होता है, तो आपको याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 7 का घात 2022 ब्रैकेट में 49 और 1 50 और क्या हो जाएगा धन 7 57। अब इसको मुझे भाग देना है 57 से, तो क्या ये भाग होगा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए 57 और 57 भाग में कट जा रहा है और 57 का गुणज ही क्या है 7000, 7 का घात 2022 है, इसलिए पूरी संख्या क्या है 57 से विभाजित होगी, क्योंकि ये संख्या 57 का ही तो मल्टीपल है, इसका मतलब ये 57 से भाग जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। कोई भी शेषफल बचने वाला है क्या, नहीं ना, शेषफल यहाँ पर पूरी तरह से कट जा रहा है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है, उनका एलसीएम कितना दिया है 1800 दिया है, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक क्या होगा। बहुत ही शानदार। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि भाई हमारा एचसीएफ क्या है एक्स है। ठीक है, तो संख्याएं कौन कौन सी मिल गई भाई, संख्याएं हमको दिया गया है। देखिए राइटिंग ये जो छोटा सा पेन टैब है ना उसके कारण मेरी अच्छी नहीं बनती, बड़ा सा डिजिटल बोर्ड होगा ना तो बहुत शानदार हम इसको राइटिंग अच्छी देखेंगे। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना, मेरे साथ कॉम्प्रो करना होगा। तो देखिए संख्याएं कौन कौन सी माने, देखिए मान लेते हैं संख्याएं 4x 5x और 6x है, क्योंकि एलसीएफ मैंने x मान। तो बोला है कि इनका एलसीएम कितना है 1800। चलिए भैया अगर इसका एलसीएम 1800 है तो 1800 चलिए निकालते हैं। अगर इसका एलसीएम बराबर, इनका एलसीएम कितना है 1800 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एलसीएम निकालिए। तो 6 5 और 4 का एलसीएम अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा 5 छक्का 30। देखिए इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप, 4 6 और 5 का। ये छोटा छोटा चीज आपको बताता हूँ, तो निकालिए 2 दूनी 4 2 3 6 5 है ना, और किसी से नहीं जाएगा। 5 या 15 15 दूनी 30 और ये क्या हो जाएगा 60। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, एक्स एक्स है तो एक्स। ठीक है, बराबर एलसीएम कितना है 1800। ठीक है, तो यही तो एलसीएम है इसका, एलसीएम और क्यों लिख रहा हूँ मैं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 60x बराबर कितना मिल गया 1800। तो दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1800 बटा 60 को नीचे ले आइए, ये 0 और ये 0 कट गया, 6 कम 6 दिया, x का मान मुझे मिल गया 30। और x हमने क्या माना था, x हमने माना था एचसीएफ को। तो दोस्तों तीनों संख्या का एचसीएफ क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, और कुछ नहीं करना था इसको, सबसे बेसिक है। मोस्टली लोग बोलते हैं ट्रिक बताओ ट्रिक बताओ। दोस्तों जो ट्रिक करते रह जाएगा ना, वो जब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी घुमाता है ना तो वहां पर से उससे सॉल्व, इसलिए कॉन्सेप्ट प्लस क्लियर रखो। आपका जितना भी प्रश्न घुमाए, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 100% उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, कथन दिया है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। ये होगा या नहीं आपको सिद्ध करना है। ठीक है, साथ ही साथ अब देखिए कारण दे दिया है, कारण में दिया है एक a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर दिया है a प्लस बी प्लस सी, कोष्टक में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस। तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो ये सबसे ईजी वाला प्रश्न होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कारण में एक सूत्र सीधा से दे दिया गया है, बस आपको मान रखना है, आपको आंसर चुटकियों में मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो हमको बस कारण वाले इस सूत्र में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रखना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूं, यहाँ पर 0 रख दूं, इन सब का मान 0 रख दूं, तो 0 के साथ किसी भी संख्या का, देखिए इन पूरे संख्याओं का गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, सभी का सभी संख्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा का पूरा हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। तो दोस्तों पक्षांतर अगर मैं कर दूं माइनस 3abc को उधर भेज दूं, क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। तो दोस्तों यही तो हमको प्रूफ करना था, जो कि अभिकथन में कहा गया है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। तो जाहिर सी बात है अभिकथन भी सत्य है
और कारण भी सत्य है, और कारण के कारण ही अभिकथन मुझे मिल रहा है, तो कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, सही जोड़ी बनाइए। देखिए सर्व समीकरण से प्रश्न बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में फॉर्मूले से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सर्व समीकरण दी गई है। तो देखिए ए प्लस बी का क्यूब का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी का क्यूब का सूत्र सीधा आपको याद रखना है क्या, कि ए का वर्ग, देखिए ए का क्यूब, देखिए ये वाले सूत्र है दूसरा, ए का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी का क्यूब, ये हमारा ए प्लस बी का क्यूब का सूत्र होता है। डायरेक्ट हमको सूत्र याद है। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सब बच्चे को भी पता है, क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर भी प्लस होता। ठीक है, अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर ये वाला दिखा और ए क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे दिखा, तो जब भी माइनस बी क्यूब वाला दिखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हमेशा कोष्टक के बाहर में पहले सामने में क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा। ठीक है, और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखा तो हमेशा कोष्टक के सबसे पहले बाहर में क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। ठीक है, तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब मुझे निकालना है, तो देखिए मुझे ए माइनस बी कोष्टक के बाहर चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से डी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी बाहर में होना चाहिए, देखिए ये हो, और अंदर में क्या हो जाएगा, देखिए बाहर में प्लस है तो अंदर में माइनस, और बाहर में माइनस है तो अंदर में प्लस होगा। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, इस प्रकार से आपको फॉर्मूला याद रखना है। यही चीजें बस मैथ्स में रटने वाली होती है, क्योंकि जितना जल्दी से आप इनको याद रखोगे ना, उतना जल्दी आप बना के आगे निकल सकते हैं। चलिए तो बताइए कौन सा आंसर होगा, तो A2B1, तो A2B1 और C4E3, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो अलजेब्रा से क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में भी है। तो यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो हमें बताना है क्या x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23 है या नहीं। तो हमको बताना है कथन सत्य है, कौन से कथन सत्य है, बस ये दिखाना है। तो चलिए मैं देखते जाता हूं। तो जब भी देखिए x प्लस 1/x बराबर कोई भी संख्या, जैसे मैं n मानूं, है ना, तो दोस्तों अगर आपको x² प्लस 1/x² का मान पूछे ना, तो सीधा एक फॉर्मूला याद रखना, क्या, ये होता है n² माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं इसको कर दूं x³ प्लस 1/x³, अगर मैं करता हूँ तो ये निकालना है, अगर x प्लस 1/x बराबर n दिया है, सीधा पूछा कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, तो सीधा आपको सूत्र लिखना है क्या, n³ माइनस 3n। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर क्यूब, और यहाँ पर 3n आपको ऐड कर देना है। अब ठीक इसी प्रकार से अगर x माइनस 1/x बराबर n दिया है, देखिए एक एक फॉर्मूला को मैं अच्छे से लिख के बता रहा हूँ ना, ताकि ऐसा ना हो कि आपको और ज़्यादा इधर उधर खोजना पड़े। अब इसका मान निकालना है, तो देखिए ये दिया है, और अगर पूछ दिया x प्लस 1/x का मान बताओ भैया, बताओ, तो सॉरी x² प्लस 1/x² का मान बताओ बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, बस आपको यहाँ पर n² माइनस 2 था, तो यहाँ पर सीधा सूत्र हो जाएगा n² प्लस, आप सीधा इसको सॉल्व कर सकते, बस ये फॉर्मूला आपको पता चल गया, इसका मतलब अब इसको सीधा आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, तो x² प्लस 1/x² बराबर 23 हमको चेक करना है। तो देखिए सीधा हमको चेक करना है क्या, n², देखिए b² वाला चाहिए ना, माइनस 2, और n का मान यहाँ पर क्या दिया है 5, तो रखिए भैया, तो 5 का वर्ग माइनस 2, मतलब 25 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 23। देखिए 23 यही तो सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ये तो सत्य है। ठीक है, ए। अब बी में देखते हैं, यदि x माइनस 1/x बराबर 4, तो x² प्लस 1/x² बराबर 18, यही वाला आ गया। तो कौन सा सूत्र लगाना है, n² प्लस 2 वाला, तो चलिए लगा दीजिए n² प्लस 2, n² प्लस 2 वाला सूत्र। तो देखिए n का मान कितना है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16 धन 2, कितना हो जाएगा 18, तो ये भी सत्य है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy होता है। तो ये सूत्र आपको याद ही रखना है, चाहे x प्लस वाई दिया या a प्लस बी भी देख सकते हैं। ठीक है, ये होता है 4 × xy, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ठीक है, ये सीधा सूत्र है। अब देखिए x प्लस 1/x बराबर दिया है और √3 है ना, तो x³ प्लस 1/x³, तो देखिए x³ के बारे में भी मैंने फॉर्मूला दिया है, x³ प्लस 1/x³ अगर निकालने बोले तो सीधा कौन सा सूत्र लेना है, n³ माइनस 3n। तो चलिए भैया सीधा लेते हैं n³
-3n। ठीक है, n का मान कितना दिया है, √3, √3 का क्यूब -3 इंटू √3, क्योंकि n का मान √3 है। अब √3 का क्यूब है तो देखिए सीधा √3 का क्यूब करने की जरूरत नहीं है, √3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए एक √3 को निकाल दीजिए और एक √3 का स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो किसी भी रूट का अगर वर्ग करोगे तो क्या आएगा, वही संख्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 3। ठीक है, -3 √3। तो देखिए इसको 3 को सामने में भी लिख सकते हैं, तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 √3 -3 √3। तो ये और ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी सत्य है। तो इसीलिए हर जो ए बी सी डी सभी सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न लाने का मोटिव ये था कि आपको एक ही प्रैक्टिस सेट में, जैसे मैंने लिखा है 20 प्रश्न, लेकिन यहाँ पर आपको 20 नहीं लगभग 50 से 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यही तो खास बात होती है इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, और ऐसे ही नहीं आने वाला, कुछ कूट वाले आएंगे, कुछ नॉर्मल भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समय बाध्यता भी तो है ना, लेकिन मेरा जो मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा आपको कूट वाले प्रश्नों की ओर ले जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ बढ़िया, नाव धारा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव धारा के विपरीत उतनी ही दूरी में कितने समय तय करेगी। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। तो देखिए पहले स्थिति में, ये पहला स्थिति है और ये दूसरा स्थिति है। पहले स्थिति में क्या है, नाव जो है धारा की दिशा में जा रही है, नाव जो है धारा की दिशा में जा रही है। जब नाव और धारा की दिशा सेम हो तो क्या हो जाएगा, नाव प्लस धारा निकालेंगे, प्लस तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल। और अगर ये एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, विपरीत जाना है हमको, धारा के विपरीत जाना है। देखिए धारा इस प्रकार चल रही है, नाव इस प्रकार चल रही है, तो वो विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, देखिए नाव इस दिशा में जा रही है और धारा इस दिशा में जा रही है, तब क्या हो जाएगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, माइनस करना है हमको धारा की। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस क्लियर। अब देखिए अब प्रश्न की ओर आते हैं। सबसे पहले बोला है कि नाव जो है धारा की दिशा में जा रहा है, इसका मतलब नाव प्लस धारा। ठीक है, तो 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। तो यहाँ पर दूरी दिया है और समय दिया है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चाल निकाल लेते हैं, नाव की चाल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं निकालता हूं, देखिए नाव की चाल। तो क्या ये नाव की चाल होगी, नहीं दोस्तों, ये नाव प्लस क्या हो जाएगी, धारा की चाल होगी। क्यों, क्योंकि ये नाव धारा की दिशा में जा, ये सिर्फ नाव की चाल नहीं होगी क्या, नहीं, जो नाव की चाल होगी वही तो धारा की चाल होगी। ठीक है, तो क्या है, चाल निकालना है मुझे, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी कितना दिया है हमको 24 और समय कितना दिया है 3, सीधा निकालेंगे, 3 अट्ठे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव और धारा यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, दोनों का साथ में। अब लेकिन यहाँ पर देखिए धारा की गति तो दी गई है, धारा की गति दी गई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए नाव की चाल और धारा की चाल यहाँ पर दी है, टोटल कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सीधा यहाँ पर धारा की चाल मैं रख देता हूँ, तो नाव की चाल मुझे मिल जाएगी। नाव की चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर क्या हो जाएगी, ये धारा की चाल है, 2 यहाँ पर रखो, 2 को पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 हो जाएगा। नाव की चाल मुझे कितनी मिल गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की चाल मिल गई। ठीक है, अब हमें निकालना है नाव धारा के अगर विपरीत ओर जाए, तो देखिए नाव जो है धारा के विपरीत ओर जाए, इतना तो मिल गया मुझे। ठीक है, तो विपरीत ओर जाए तब इसकी चाल क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, देखिए नाव माइनस धारा करेंगे, तो नाव की कितनी है 6 माइनस धारा की कितनी है 2, जब विपरीत जा रही है तब ना, तो चाल कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव जो है धारा के विपरीत चलेगी। तो हमको पूछा है कि ये कितने समय में तय करेगी भाई। ठीक है, तो अब समय निकालना है, तो समय हमको मिल जाएगा, समय बराबर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों सीधा सूत्र को, एक सूत्र बस याद रखो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय यहां पर से क्या हो जाएगा, टी बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा ना, तो समय टी बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी तो वैसे की वैसी 24 है, चाल कितनी है 4 है, जब विपरीत जा रहे हैं तो चाल तो 4 निकला ना हमारा, तो ये हो जाएगा 4 1 कम 4 और 4 छक्का 24। ठीक है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो विपरीत ओर करेंगे। सॉरी ये तो चाल थोड़ी नहीं, ये तो समय है ना, क्या है, ये कितना समय लेगा 4 घंटे का समय।
तो यही पूछा था हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बस मुझे आपको समझाने के लिए इतना लंबे प्रोसेस में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर से क्लियर होना चाहिए, वरना ये तो 2 मिनट भी नहीं लगने वाला इस प्रश्न में। ठीक है, बस यहाँ पर 9 प्लस धारा रखनी है, सीधा 8 किलोमीटर आ जाता, और फिर माइनस करते 2 से 6 किलोमीटर आ जाता, 6 माइनस 2 करना था, 4 आ जाता, 24 को 4 से भाग देना था, आपका आंसर आ जाता। कुछ भी नहीं था, बस मुझे ये था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 22 वर्ष हो तथा बी और सी की औसत आयु 26 वर्ष हो, तो बी की आयु क्या है? बहुत ही अच्छा है। देखिए सबसे पहले ए, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो इनका योग क्या हो जाएगा? तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो संख्या कितनी है? 1, 2 और 3, बटे में क्या आता है? नीचे में 3, तो सीधा 3 को मैं इधर गुणा कर देता हूँ भाई, 25 दिया है, 25 गुणा 3 बराबर कितना हो जाता? 75। यही तो हमको शॉर्टकट मेथड में चलना है, एकदम लंबा बनाते नहीं चलना है। ठीक है, अब उसके बाद है ए और बी की औसत आयु 22 वर्ष है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी, संख्याओं का योग, नीचे में 2 आता, 2 को सीधा किससे गुणा कर देता हूँ मैं? 22 से, तो ये योग मिल जाएगा, 22 दूनी 44 मिल गया। अब उसके बाद बोला है बी और सी की औसत आयु 26 वर्ष है, तो क्या हो जाएगा? बी प्लस सी बराबर, तो देखिए बटे में 2 आता, यहाँ पर 26 है, 26 को सीधा 2 से कर दो, 26 दूनी 6 दूनी 12, हासिल आइए ये 52, तो 26 दूनी 52 हमको मिल गया। तो इस प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी का योग 75, ए प्लस बी का योग 44 और बी प्लस सी का योग 52 मुझे, तो हमको बी के आयु निकालनी। बहुत ही शानदार। तो देखिए मैं क्या करूंगा, बी की आयु मुझे निकालनी है ना, तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी दिख रहा है, यहाँ पर बी प्लस सी दिख रहा है, क्यों ना इन दोनों समीकरणों को मैं आपस में जोड़ दूं। ठीक है, तो आपस में जोड़ूंगा तो एक नया समीकरण बनेगा। क्या? देखिए इसको मैं समीकरण 1 नाम दे, ठीक है, बस बेसिक से बना रहा हूँ ना मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत है। ट्रिक तो वही है, चुटकियों में बनाने वाले हैं आप, बस योग करना है, माइनस करना है, आपका आंसर है। तो चलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और बी कितना हो जाएगा? 2b प्लस सी बराबर, इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 और 5 और 4 9, ए प्लस 2b प्लस सी बराबर कितना आया? 98। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, पहले समीकरण से माइनस कर दूंगा, तो हमको बी का आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2b है, यहाँ पर b है, कट जाएगा एक b, सीधा आंसर। माइनस कर दो क्या? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 75, दोनों को माइनस कर दो तो कितना आएगा भाई? यहाँ पर सिर्फ बचेगा एक b बराबर 6 में 5 गया 1 और 9 में 7 गया 2, बी का कितना आ जाएगा? सीधा 21। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पर बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है, यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 100 कम हो तो क्रय मूल्य 500 होगा। ये आपका अधिकथन है। साथ ही साथ कारण दिया है कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कारण से तो हम स्पष्ट हैं कि लाभ प्रतिशत का सूत्र ही होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, मतलब लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये तो 110% सही है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 20% लाभ पर अगर वस्तु को बेची जाए, इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 100 कम है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य है, यहाँ पर विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर अगर मैं लिया 100 रुपए का क्रय मूल्य है, तो 100 कम है बोल रहा है, तो 200 रुपए का क्या है? विक्रय मूल्य। तो देखिए 200 से 100 कम है क्रय मूल्य, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि अगर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब आपने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, तो आपको 110% क्या होने वाला है? लाभ होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर 100 रुपए क्या है? लाभ का मान है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो दोस्तों हमको पता है लाभ प्रतिशत का सूत्र, बस यहाँ पर मान रख दीजिए। तो देखिए लाभ प्रतिशत कितना दिया है, बस यहाँ पर मान रखते जाता हूँ। लाभ प्रतिशत 20% बराबर लाभ हमको दिया गया है 100 बटा नीचे में क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य, सीधा सीपी लिखता हूँ, कॉस्ट प्राइस गुणित क्या हो जाएगा? तो अब क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य को उधर भेज दो और 20 को नीचे ले आओ, ये हो जाएगा 40 बटा 20, 10 कटा तो 5, तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया? 500 रुपये। यही तो हमको निकालना था। इसका मतलब है अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और चूंकि कारण के द्वारा ही हमारी अभिकथन की पुष्टि होती है, तो हमारा दोनों यहाँ पर सही होगा और कारण ही कथन की व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर
करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रमिक छूट से प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाना है। तो देखिए दिया गया है, यहाँ पर क्रमिक छूट दिया गया है और यहाँ पर समतुल्य एकल छूट दिया गया है। तो अब क्रमिक छूट आपको निकालना है, तो एक सूत्र बस आप याद रखिए, आपका 100% यहाँ पर से प्रश्न बनेगा। क्या एक सूत्र है, क्या x प्लस वाई माइनस एक्स वाई 100। ये सूत्र आपको अगर याद है तो आप क्रमिक छूट इजिली निकाल सकते। लेकिन मैं बोलता हूं कि आप सूत्र भी मत याद कीजिए, आप सिर्फ एक पैटर्न को पकड़िए। क्या, मैं आपको बताता हूं। कभी भी आपको क्रमिक छूट निकालनी है, तो जैसे 10% और 10% का क्रमिक छूट आपको निकालना है, तो सीधा क्या कर देना, पहले दोनों को जोड़ देना और माइनस करना और फिर गुणा करके 100 से भाग देना। चलिए करते जाते हैं। पहले दोनों को क्या करना है, पहले 10% और 10% को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, माइनस कर देना, अब दोनों को गुणा कर देना, बीच में माइनस, अब दोनों को गुणा, तो कितना हो जाएगा 10 दहाम 100 कटा 100 और 100 कटा, कितना बचा 1। तो 20% माइनस 1 कितना आ जाएगा, तो 20% माइनस 1%, तो कितना आ जाएगा 19%। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको यहाँ पर फॉर्मूले में भी आप रख लीजिए ना, एक्स का मान 10 रखिए, वाई का मान 10 रखिए, इस प्रकार से सॉल्व कीजिए, आपको जैसा मन है वैसे सॉल्व कीजिए। लेकिन जिस प्रकार से आपको शॉर्टकट में अभी वर्तमान में चलना है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। चलिए फिर से वैसे करना है, पहले दोनों को जोड़ दो, तो 20 और 10 30, माइनस फिर दोनों को गुणा कर दो, तो 20 दहाम 200 कटा क्या हो जाएगा 100, 0 और 0 कटा, तो 30 में से 2 गया, कितना बचा 28। तो 28 किस में है भाई, तो 28 देखिए पहले में है। उसके बाद फिर से कीजिए, इन दोनों को पहले जोड़ो तो कितना हो जाएगा 25, माइनस फिर दोनों को गुणा करो तो कितना हो जाएगा 150 बटा 100। तो 1 0 1 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1.5। तो 25 में से 1.5 हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 23.5। तो 23.5 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक इसी प्रकार से डी में भी कीजिए, पहले दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 40%, माइनस अब दोनों को गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 400 बटा 100, जीरो कट गया, तो 40 में से 4 घट गया, कितना बचा 36। 36 किस में है, ऑप्शन नंबर। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा A2B1। तो A2B1 43, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रमिक छूट आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, दिया है ऑप्शन ए, यदि किसी वस्तु पर क्रमशः 20% और 10% की दो छूट दी जाए तो समतुल्य एकल छूट 28% होगी। इससे पहले अभी मैंने फॉर्मूले से सॉल्व किया ना, उसी फॉर्मूले में बस मान रखना है। तो चलिए मान रखते हैं, तो पहले दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 30%, माइनस अब दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 200 बटा 100, 0 0 कट गया, तो 30 में से 2 गया, कितना 28%। तो ये तो सत्य है, तो पहला सत्य हो गया, तो ऑप्शन ए क्या है, सत्य। दूसरे में आते हैं, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। देखिए क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस है ना, इसका अनुपात कितना है 5:6। इसका मतलब मैं मानता हूँ क्रय मूल्य अगर 5 है और विक्रय मूल्य अगर 6 है, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अनुपात दिया है। तो अब देखिए, तो लाभ 20% हमको बताना है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताइए, अगर 5 रुपए में खरीद रहा है और 6 रुपए में बेच रहा है तो कितने का लाभ हुआ भाई, 1 रुपए का लाभ हुआ। यही तो लाभ है, लाभ है ना। तो भैया लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, अभी तो हमने पढ़ा ना, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो लाभ कितना है 1, क्रय मूल्य कितना है 5 रुपए में खरीदा ना, गुणित 100, तो क्या हो जाएगा 5 1 कम 5 गुनी, तो यहाँ पर 20% हमारा आंसर आ रहा है। तो दोस्तों लाभ परसेंट 100% 20% ही होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं, फिर आगे देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर भी, अंकित मूल्य पर 25% छूट दे रहा है, उसके बाद भी 20% का अगर लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या 3/5 होगा या 3:5 होगा। तो इसके लिए शानदार एक सूत्र आपको रट लेना है। कौन सा सूत्र, हमेशा याद रखना, सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य बटा एमपी मतलब मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य बराबर होता है 100 माइनस डी अपॉन डी फॉर डिस्काउंट है ना, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है,
तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट लिख लेता हूँ। डिस्काउंट का मतलब छूट है और पी परसेंट मतलब लाभ है। इंग्लिश में भी आपको याद रखना होगा ये, क्योंकि इसको लिखने में आसानी होती है। बस इस सूत्र को याद रखिए और मान रखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो सीपी और एमपी का अनुपात चाहिए, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो सीधा यहाँ सूत्र में रखिए, तो 100 माइनस डी क्या होता है, डी हमको कितना मिला है 25%, 25% कीजिए भाई, बटा 100 प्लस पी, प्रॉफिट परसेंट कितना है 20, 100 प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75 बटा 120, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 हम 25, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये चले जाएगा 3 पंचे 15 और 3 अट्ठे 24, तो 5:8 आ रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर 3:5 है, तो ये दोस्तों ये पूरा क्या है गलत हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 5:8 आना चाहिए, तब ये सही है, ठीक है। अब आते हैं दो क्रमागत छूटों 30% और 20% की समतुल्य एकल छूट 44% है। फिर से समतुल्य एकल छूट आ गई, फिर दोनों को क्या करना था मैंने बता देखा है। अब तो माइंड में भी सपने में भी आप बना सकते हो इसको। पहले दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50%, फिर क्या है माइनस, फिर दोनों को गुणा कर देना है, कितना हो जाएगा 3 दूनी 600 बटा 100, सॉरी 600, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 30 और 20 50, ये 0 0 0 0, 50 में से 6 गया कितना 44%, ये तो 44% आ गया, तो यहाँ पर डी सही होगा। तो ए बी और डी सही है, तो किसमें है ए बी और डी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, मुझे फिर से मैं बता रहा हूँ, आप कमेंट कर दें क्या, इससे ट्रिक बताइए, ट्रिक बताइए। तो बताइए इससे और बेटर मैं ट्रिक क्या बताऊंगा। इसको मुझे आपको समझाने के लिए समय लग रहा है, लेकिन अगर मैं खुद बनाने बैठूं तो क्या इतने समय तक एक एक चीज को लिखते रहूंगा, नहीं। आपको स्पीड बस बढ़ानी है और चीज़ों को स्टेप कम करते चलना है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रिक को रट लेते हैं और वहीं पर बना देते हैं। यहाँ पर आपको ट्रिक बतानी होती है, मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने बताया ना, इसको रट लीजिए भाई। अब लेकिन जहाँ पर आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, वहां पर आप ट्रिक घुसाओगे, है ना, कितने फॉर्मूला याद रखोगे, नहीं रख पाएंगे ना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, ए बी और सी ने एक व्यापार में क्रमशः 12,000, 16,000 और 20,000 रुपए लगाए। ए ने 4 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 6,000 हो तो बी का हिस्सा क्या होगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। कैसे, चलिए सबसे पहले व्यापार के बारे में समझिए, ठीक है। अगर मैं व्यापार कर रहा हूँ, तो व्यापार कर रहा हूँ, मैं कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, भाई मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ ना, जितने समय के लिए लगा रहा हूँ उतना ही प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर जितना पूंजी मैं लगा रहा हूं, जितना पूंजी मैंने लगाया गुणित जितने समय के लिए लगाया, जितने समय के लिए लगाया उतना ही तो मुझे लाभ होगा, है ना। ऐसा नहीं मैं बीच में निकालूंगा उसके बाद भी मुझे प्रॉफिट दे बोलूंगा, तो नहीं होगा ना। तो लाभ बराबर हो जाता है पूंजी गुणित समय। बस यहां पर से हमको सॉल्व करना है। तो चलिए सबका अनुपात निकाल लेते हैं। ए बी और सी ने व्यापार में क्रमशः इतने लगाए, तो मैं क्या निकाल देता हूं, ए अनुपात बी अनुपात सबका लाभ का अनुपात निकालना। चलिए निकालते हैं लाभ का अनुपात कैसे। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणित समय। तो इसको थोड़ा दूर में लिखता हूं ताकि लिखने में आसानी हो, ठीक है। ये अनुपात बी अनुपात, तो लाभ बराबर पूंजी गुणित समय। तो देखिए ए के लिए ए ने कितने लगाया 12,000 रुपये लगाया, और कितने समय के लिए लगाया भैया, ए ने 4 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल ली, इसका मतलब 4 महीने के लिए लगाया। अनुपात बी ने कितने के लिए लगाया 16,000 रुपये लगाया, और कितने समय के लिए निकाला, तो उसने तो पूरा बीच में निकाला क्या वो, नहीं, उसने पूरे साल भर के लिए लगाया, तो वर्ष के अंत तक लगाया, तो कितना 12 महीने के लिए लगाया, ठीक है। फिर आते हैं सी की बारी। तो सी ने कितना लगाया 20,000 रुपये लगाया, और इसने भी बीच में पैसा निकाला क्या, उसने भी साल भर के लिए इस पैसा को लगा दिया, तो इसका भी 12 महीने तक इसने, ठीक है। ये अनुपात हो गया। अब काटते जाइए, ठीक है, जो जो कट रहा है उसे काटते जाइए। देखिए यहाँ पर 3 जीरो कट रहा है, इसका मतलब इसमें भी 3 जीरो कट रहा है और इसमें भी 3 जीरो कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है भाई। और क्या कट रहा है भाई, तो देखिए 4 के पहाड़े में ये 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे, ठीक है। फिर 3 एक कम 3, 3 चौक 12 और 3 चौक, ठीक है। कितना बचा, यहाँ पर सभी में 4 है ना, 4 भी कट रहा है, ये 4 और 1 4 और 1 4 कट गया, क्या बचा 1 अनुपात 4 5 बच गया। यही तो है लाभ। तो इनको लाभ किस अनुपात में मिलेगा, 1 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा,
कुल कितना लाभ हो जाएगा, 5 धन 4 धन 10, तो कुल लाभ हो जाएगा 10। ठीक है, अब मुझे बताना है वर्ष के अंत में कुल लाभ अगर 6000 हो तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए कुल लाभ मुझे 10 मिला, इसका मतलब अनुपातिक 10 का मान कितना दिया है, 6000 रुपया। यह है 10 का मान 6000 है, बी का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए ए का हिस्सा 1 है, बी का हिस्सा 4 है, सी का हिस्सा 5 है, तो 4 का मान मुझे निकालना है। अगर 10 का मान 6000 है तो 4 का मान मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा 6000 बटा 10, और जिसका निकालना होता है उसको गुणा कर दो 4 से, तो ये शून्य और शून्य कट गया, 6 चौक 24, तो 2400 बी को मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। ठीक है, जो फॉर्मूला मेथड आप एक एक करके लगाते रहते हैं ना, उस मेथड से जाते जाएंगे ना तो आपका दिन ढल जाएगा। आपको सॉल्व ही सिर्फ नहीं करना है, आपको समय में सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज मतलब सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 150 दिया है, तो वह धनराशि क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए सीधा के सीधा आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बोला जाए और समय सीमा भी 2 वर्ष दी जाए, तो सीधा आपको एक सूत्र लिखना है, क्या, P इंटू R बाई 100 का। जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बोला गया है, तो क्या सूत्र लगाना है, P इंटू R बाई 100 का पावर, होल पावर। ठीक है, तो इस सूत्र में देखिए P क्या है, मूलधन है, R यहाँ पर दर है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा CI माइनस SI बराबर हो जाएगा P इंटू R बाई 100 का। ये कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों CI और SI का अंतर यहाँ पर कितना दिया गया है, 150 दिया गया है। सीधा मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, 150 लिख देता हूँ, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, P यहाँ पर दिया है क्या, नहीं, यही तो हमको निकालना है ये धनराशि, तो सीधा ये P को P रखने दो। R कितना है, R यहाँ पर दर मतलब 10% है, बटा 100 हो जाएगा, तो होल स्क्वायर, ये 0 और एक 0 कटा, तो ये हो जाएगा P बराबर ये 10 है, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, और 100 इधर पक्षांतरों के गुणा हो जाएगा, तो 150 गुणा 100 कर दो, कितना आ जाएगा 15,000, P का मान मिल गया हमको, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलिए, तो सीधा इस फॉर्मूले में आप मान रखते हैं ना, और जब 2 वर्ष का दिया गया है और SI और CI का अंतर दिया गया, ठीक है, चुटकियों में आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, अभी कथन दिया है फिर से, चलिए ज्योमेट्री की ओर बढ़ते हैं। क्या है, यह है एक वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी करने पर उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है, यह भी कथन है। कारण दिया है वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती। देखिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ। तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। तो यहीं पर से हम ये भी बता सकते हैं क्षेत्रफल जो है समानुपाती होता है R स्क्वायर के। ठीक है, तो वही तो बोला, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती है। तो अब कारण तो एकदम 100% सत्य है। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या अगर 2 गुनी कर दें, इसका मतलब R बराबर मैं क्या रख दूंगा 2R, तो क्या हो जाता है उसका क्षेत्रफल क्या 4 गुना होगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर R के जगह में मैं क्या रख देता हूँ 2R, यहाँ पर R के जगह में 2R अगर मैं रखूंगा तो 2R का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और R स्क्वायर। बताइए ये जो क्षेत्रफल है ये 4 गुना हो गया है कि नहीं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 4 गुना हो गया है ना, तो दोस्तों ऑब्वियसली अभी कथन भी ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो जब आप वृत्त की त्रिज्या 2 गुना करेंगे तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, यहाँ पर से स्पष्ट है। तो अभिकथन भी सही है और कारण के कारण ही हमें अभिकथन की पुष्टि हुई, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में कॉन्सेप्ट के बेस पे ही प्रश्न आ रहे हैं ना, अब पहले जैसे नहीं रहा कि सीधा सूत्र लगाओ यार आंसर निकालो, कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। चलिए सही जोड़ी मिलाना है भैया, सीधा फिर से फॉर्मूले से प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर गोला, बेलन, शंकु और अर्धगोला, और यहाँ पर सबका आयतन का सूत्र दिया, तो बस आपको आयतन का सूत्र याद रखना है। तो दोस्तों गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ पर 1 का 3 हो जाएगा। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h,
ठीक है। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए गोला का पता है हमको 4/3 पाई आर क्यूब। अब अर्धगोला की आ गई, तो अर्धगोला में क्या करना है, हमको 2 से भाग दे देना है। तो जब हम 4/3 पाई आर क्यूब गोला का पता है, अब अर्धगोला का निकालना है मतलब आधा करना है, आधा कर देना है। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोला का ये हो जाएगा। कौन सा है भाई, A3 B2 C2, सॉरी क्या हो जाएगा A3B1 और क्या हो जाएगा C2। तो A3B1 C2, देखिए ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। यहाँ पर सीधा सूत्र से प्रश्न यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से कूट वाले प्रश्न है, तो बताना है कौन सा सत्य है। तो देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी करने पर उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। ठीक है, इससे पहले मैंने वही बोला था क्या, कि अगर तुम त्रिज्या को 2 गुनी करोगे तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है ना, इससे पहले वाली ये वाला। ठीक है, वीसी क्वेश्चन को यहाँ पर कूट में दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर 110% सही है, मैंने सॉल्व करके भी बता दिया। अब दूसरा बोला है एक घन की भुजा तिगुनी करने पर उसका आयतन 27 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है घन का आयतन, घन का आयतन को बी से दर्शाते हैं, बी बराबर होता है ए क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब। तो यहाँ पर बोला अगर मैं भुजा को तिगुनी कर दूं, मतलब ए बराबर मैं रख देता हूँ 3a, तब उसका आयतन 27 गुना होगा कि नहीं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर रख देते हैं ए की जगह में 3a, तो 3a का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, और ये हो जाएगा, तो ये 27 इस प्रकार से लिख सकते हैं 27 गुना ए क्यूब। 27 गुना हो गया कि नहीं आयतन, ऑब्वियसली हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं सी में, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को दुगुनी कर देने पर उसका आयतन 8 गुना हो जाता है। चलिए भाई चेक करते हैं। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई एक नियतांक है, इसको हटा सकते हैं, तो v बराबर प्रोपोर्शनल टू हम क्या कर सकते हैं आर स्क्वायर एच प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखिए यदि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को दोगुनी कर देंगे, तो देखिए r बराबर मैं कितना रखूंगा 2r, और h बराबर क्या रखूंगा 2h, तब उसका आयतन 8 गुना हो जाता है कि नहीं, रखते हैं भाई। r बराबर रखिए 2r का स्क्वायर इंटू h का मान कितना रखूंगा 2h। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 r स्क्वायर गुणित ये हो जाएगा 2h। अब देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 गुना आर स्क्वायर एच। देखिए ये 8 गुना हो गया कि नहीं, ऑब्वियसली हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर करेक्ट है। अब डी में देखते हैं, तो एक गोले की त्रिज्या अगर आधी कर देने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/4 हो जाता है। तो चलिए भाई इसको देख लेते हैं, क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, तो साफ सुथरा लगेगा। चलिए, तो एक गोले की त्रिज्या, देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के, है कि नहीं। तो दोस्तों अगर मैं त्रिज्या को आधी कर दूं, मतलब आर बराबर मैं कितना रख दूं 1/r, सॉरी r/2 रख दूं, r/2 रख दूं, तब क्या होगा, तो उसका त्रिज्या का क्या होगा, देखिए r बराबर r/2 रखिए, तो r/2 हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा r स्क्वायर बाई। तो दोस्तों जाहिर सी बात है ये क्या हो रहा है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/4 इंटू आर स्क्वायर। ये 1/4 मतलब 1/4 हो रहा है कि नहीं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर करेक्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी सभी सत्य है। तो इस प्रकार से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से वर्तमान में प्रश्न पूछा जा रहा है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसी पैटर्न पे आपका सारे क्वेश्चन कराते रहूं। और अच्छी बात है अगर सिंपल पैटर्न में आ जा रहे हैं, तो सिंपल पैटर्न में आ जा रहा है इसका मतलब ऐसा तो नहीं है आपसे नहीं बनेगा। अगर आपने टफ से टफ को बना लिया तो जाहिर सी बात है इजी को बना लोगे, लेकिन जिसने इस प्रकार की प्रैक्टिस नहीं की है और आपने की है, तो 100% इस प्रकार से जब भी आते हैं तो आप इसको 100% बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है, एक शंकु का आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। यदि शंकु को पिघलाकर एक गोला बनाया जाए तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बेसिक सा समझिए, चीजों को समझिए, रटिए मत। ये शंकु दिया है, ठीक है, इस प्रकार से शंकु बनती है, बर्थडे की टोपी वाली। अब इसका आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहां से यहां तक इसका व्यास है, तो बताइए त्रिज्या क्या होगी, यहां से लेकर सिर्फ यहां तक की दूरी कितनी होगी। तो त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है,
तो व्यास बराबर कितना दिया है 14, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, आर बराबर कितनी हो जाएगी 14/7 हो जाएगी। तो आर बराबर ये हो जाएगा 7, यह है। अब यहाँ पर ऊंचाई दी गई है 28, तो इसकी ऊंचाई h बराबर कितनी हो जाएगी 28 दिया हुआ है। तो यदि इस शंकु को पिघलाकर एक गोला बनाया जाए, इसका मतलब दोस्तों जो शंकु का आयतन है वही क्या हो जाएगा, बराबर होगा गोले का आयतन, क्योंकि उसी को तो पिघलाकर बनाया गया है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये याद रखना है, इस शंकु का आयतन भी बराबर गोले का आयतन, या फिर बी लिख दीजिए इनके जगह बी, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है भाई, सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई, गोले को मैं बड़े आर से दर्शा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, आर 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो सूत्र होता है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर से पाई और पाई भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए भाई मान रखते हैं, तो आर का मान शंकु के लिए कितना है 7, तो 7 का वर्ग गुणित एच का मान कितना है 28, तो 28 रख देते हैं, बराबर यहाँ पर पाई और पाई तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ पर आर क्यूब बस बचा है, ठीक है। अब और यहाँ पर 4 भी बचा है, 4 कहाँ कैंसिल हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 4 बचा है, ठीक है, इंटू 4, ठीक है। अब आर क्यूब का मान निकालना है, आर क्यूब का मान निकालना है, तो 4 इसके नीचे चले जाएगा, तो 7 7 49 गुणित 28/4, 4 एकम 4, 4 7 28। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणित 7 गुणित 7, है ना, 3 बार 7, 49 को 7 गुणित 7 मैंने लिख दिया और एक 7 बचा है। तो देखिए आर क्यूब बराबर कितना मिल गया, 7 का क्यूब, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब और क्यूब कैंसिल, ये हो जाएगा 7। गोले की त्रिज्या सीधी मिल गई हमको, ऑप्शन नंबर बी 7, ठीक है, और कुछ भी नहीं था यहाँ। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही है मेरी, शायद पेन टैप का कोई इशू होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में राइटिंग थोड़ी अच्छी सी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या 21 मीटर है, इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। अगर नहीं बनता तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन 100% जरूर दूंगा। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, तभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, और कमेंट जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप कमेंट करते हैं ना मुझे भी उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अगर आपके लिए इतना मेहनत कर सकता हूँ, इसका मतलब आप थोड़ी सी तो मेहनत मेरे लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।